हिंदी कहानी के विकास के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। और अब हम यहाँ पर कहानी के विकास के तृतीय चरण के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम तीसरे चरण के जो प्रमुख कहानीकार हैं और उनकी कहानियाँ हैं, उसका संक्षिप्त परिचय दे देते हैं। उसके पूर्व यह भी आपको स्पष्ट कर दें कि तृतीय चरण को प्रेमचंदोत्तर काल के नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो इस तृतीय चरण के प्रमुख कहानीकार हैं जैनेन्द्र, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अपना अपना भाग्य, पाजेब और पत्नी। इसी क्रम में यशपाल जी का नाम आता है। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, तर्क का तूफान आदि। अज्ञे से के नाम से भी आप सब परिचित हैं। उन्होंने प्रयोगवादी कविता में महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित किया है। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं रोज, कोठरी की बात, कड़ियाँ। ये कहानी संग्रह है जिसमें उनकी लिखी हुई कहानियां संग्रहित हैं। इसी क्रम में ये लाचन जोशी जी की जो कहानी है दिवाली और होली, खंडर की आत्माएं, आहुति, यह उनका कहानी संग्रह है जिसमें उनकी लिखी हुई कहानियां संग्रहित हैं। भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कहानियां हैं प्रायश्चित, दो बांके, खिलते फूल। रांगे राघव की प्रसिद्ध कहानी है गदल, देवदासी, भय। रांगे राघव के पश्चात उपेंद्र नाथ अश्क की जो प्रसिद्ध कहानियां हैं वह काकड़ा का तेली, पिंजरा। यहाँ पर एक बात आप सबके दृष्टिपथ में लाना उचित समझती हूँ कि रांगे राघव का जो जन्म है वो राजस्थान में हुआ था और ये भरतपुर के पास के एक गांव में वैर में हुआ था। तो इनकी जो कहानियां हैं उसमें गदल बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है। तो हम यहाँ पर तृतीय चरण में जो प्रारंभ करने से पहले ये आपको एक संक्षिप्त परिचय दिया है। अब इन कहानीकारों के योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। तो हिंदी कहानी का तृतीय चरण जैनेन्द्र के आगमन से प्रारंभ होता है। जैनेन्द्र की कहानियों में युग की नवीन संभावनाओं और भावनाओं के दर्शन होते हैं। भाषा, कहानी कहने की शैली और तकनीक सर्वथा जैनेन्द्र जी की अपनी थी, यानी मौलिक थी। उसमें नवीनता, सजीवता के साथ साथ कहानियों का कथात्मक सीधा और स्पष्ट था। जैनेन्द्र की पहली या जो प्रथम कहानी खेल, वो विशाल भारत में छपी थी। जैनेन्द्र जी ने कहानी को मनोरंजन के धरातल से उठाकर गंभीरता के शिखर पर रखा था। इनकी कहानियां जो है वो मनोविश्लेषण की पद्धति प्रधान रही है। यहाँ पर जैनेन्द्र जो मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, तो उन्होंने जो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी हैं उसमें पाजेब भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानियों में पात्रों की संख्या कम होती थी और समय तथा स्थान संकलन का निर्वाह अधिक पाया जाता था। जैनेन्द्र की कुछ कहानियों में दार्शनिकता के ने कहानी की कला को दबा दिया था और वे विचार प्रधान अधिक हो गई थी। उसमें अपना अपना भाग्य, मास्टर जी, पत्नी, पाजेब आदि प्रसिद्ध और उल्लेखनीय कहानियां रही हैं। जैनेन्द्र, अज्ञे तथा इलाचन जोशी इस युग के अर्थात तृतीय कहानी के विकास के तृतीय चरण में इस धारा के प्रतिनिधि कहानीकार के रूप में अपना स्थान रखते हैं। तो अज्ञे की जो कहानियां हैं वे मनोविश्लेषणात्मकवादी अधिक हैं, पर उन पर राजनीति का भी प्रभाव है। इलाचन जोशी की कहानियां शुद्ध मनोविश्लेषणवादी हैं, जिनमें पात्रों को की जो कुंठाएं हैं उनका चित्रण खुल के किया गया है। अज्ञे की कहानियां हम कह सकते हैं दो प्रकार की हैं। एक तो राजनीतिक विद्रोह की चिनगारियां प्रज्वलित करने वाली और दूसरी सामाजिक, जिनमें भारतीय समाज व जीवन के चित्र भावना का रंग भरकर प्रस्तुत किए गए हैं। इसी तरह से हम इलाचन जोशी भी अज्ञे की भांति फ्रायड के मनोविश्लेषण को आधार बनाकर मानव जीवन की व्याख्या करते हैं। इलाचन जोशी की कहानियों में कुंठाग्रस्त और विक्षिप्त पात्रों के मनोभावों को बहुत ही सशक्त अभिव्यक्ति दी गई है और कुशलता के साथ दी गई है। इलाचन जोशी की चोर, जुआरी, लंपट या हत्यारे पात्रों को कहानी में अधिकता से प्रस्तुत किया है। दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, खंडर की आत्माएं, आहुति इलाचन जोशी के कुछ प्रसिद्ध कहानी संग्रह रहे हैं। इसी क्रम में हम भगवती चरण वर्मा
के द्वारा लिखी कहानियों की विशेषता देखते हैं। भगवती चरण वर्मा ने अपनी जिंदा-दिली और भावुकता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं और आधुनिक सभ्यता की कृत्रिमता और शान-शौकत तथा पाखंडों पर भगवती चरण वर्मा ने बहुत ही करारे और तीखे व्यंग किए हैं। प्रायश्चित, दो बांके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और खिलते फूल इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यशपाल जी जो हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यशपाल जी क्रांतिकारी लेखक रहे हैं और प्राचीन धर्मों की अंधानुकरण वाली प्रकृति से इनका पूरा विरोध रहा है। कटु आलोचक के रूप में हम यशपाल जी को जानते हैं और पुराने रीति रिवाजों को जो यशपाल जी ने देखा, समझा, परखा है, तो उनकी भाषा शैली जो है वो थोड़ी व्यंग्यपूर्ण हो गई है। अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ आदि या उनके जो प्रसिद्ध हैं कहानी संग्रह रहे हैं। अश्क जी की कहानियों में जो प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा को बल मिलता है और अश्क जी की जो सर्वप्रमुख विशेषता है वह सादगीपूर्ण चित्रण की है। यह अश्क जी की भाषा सरल और लोचपूर्ण है। कांकड़ा का तेली, पिंजरा आदि उनकी जीवंत कहानियाँ हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि मोहनलाल महतो, वियोगी, विष्णु प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि जो है वे भी इस युग के अच्छे कहानीकारों के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करते हैं। तो हम आगे इस बात को और समझ के कह सकते हैं कि जो इस युग में कहानीकारों की जो शैली की दृष्टि से देखें तो अनेक प्रयोग इस काल में कहानीकारों ने किए हैं तथा उन्होंने कलात्मक तत्वों का उपयोग वास्तविक जीवन का मर्म समझाने के लिए किया है। इस युग की कहानी की भाषा सहज तथा वास्तविक जीवन की भाषा के निकट रही है और उसमें कृत्रिमता एवं जो सायास कलात्मकता का अभाव रहा है। तो हम इस तरह से कहानी के विकास के तृतीय चरण में विभिन्न कहानीकारों का और उनकी कहानियों के योगदान से देखते हैं कि कहानी कला किसको किस तरह से आगे बढ़ने में सहायता मिली। अब हम कहानी के विकास क्रम के चौथे और अंतिम चरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चौथा जो चरण है उसको हम नवीन कहानी के नाम से भी जानते हैं। और चौथे चरण में जो कहानीकार और उनकी कहानियाँ प्रसिद्ध रही हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे धर्मवीर भारती का मुर्दों का गाँव, बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी संग्रह है जिसमें उनकी लिखी कहानियाँ संग्रहित हैं। इसी क्रम में मोहन राकेश की मिस पाल, और मैं यहाँ पर एक एक या दो दो कहानी का ही जिक्र कर रही हूँ ताकि आपको जो कि प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं और कहीं ना कहीं आपके अध्ययन का विषय भी रही होंगी, इसीलिए कुछ केवल प्रमुख कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं, मन्नू भंडारी की यही सच है, उषा प्रियमवदा की वापसी, अमरकांत की जिंदगी और जोंक, निर्मल वर्मा की परिंदे, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम और भीष्म साहनी की चीफ की दावत, ये इस समय की प्रसिद्ध कहानियाँ या कहानीकार रहे हैं। तो कहानी के इस चरण में हम देखते हैं कि जो कहानीकार आते हैं या जिनकी कहानियाँ नई कहानी की संज्ञा प्राप्त कर चुकी हैं उनके बारे में मैंने आपको संक्षेप में ऊपर बताया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1950 के पश्चात की जो कहानी है उसको हम नवीन युग की कहानी कह सकते हैं। और इसकी जो विशेषताएं रही हैं या इस कहानी में जो विशेषताएं मिलती हैं उनका जो सूत्रपात है वह प्रेमचंदोत्तर काल से ही प्रारंभ हो गया था। और हम देखते हैं कि प्रेमचंदोत्तर काल के पर्याप्त कहानीकार आज तक कहानियाँ लिख रहे हैं। फिर भी नई पीढ़ी के कहानीकारों ने कथ्य, शिल्प तथा भाषा की दृष्टि से कहानी को जो नई आधार भूमि दी, उससे इस युग की कहानी संबंधी सभी परंपराओं और या परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ा तथा इस युग के कहानीकार अपने परिवेश की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक दिखाई पड़ते हैं। व्यक्ति और परिवेश का जो संघर्ष व्यक्ति के चेतन, अवचेतन तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, उसको इस युग की कहानी में अभिव्यक्ति मिली है। हम कह सकते हैं जैसे महानगरीय जीवन, औद्योगिकरण, जनतंत्र की अवधारणा, आर्थिक वैषम्य और अलगाव, कुंठा, त्रास, भय,
परस्पर संबंधों में परिवर्तन तथा उनके अंतर्विरोधों को हम इस युग की कहानी अच्छी तरह से रेखांकित करती है। और हम इसको विस्तार से समझें तो इस चौथे चरण में स्त्री पुरुष माँ पुत्र आदि के बदलते रिश्तों को नई दृष्टि से इस कहानी ने देखा। आम आदमी के जीवन संघर्ष को आज की कहानी ने पूरी गरिमा के साथ उभारा तथा मानवीय संवेदनाओं को नए सिरे से परिभाषित किया। कथानक के प्रति आज के कहानीकार को कोई आग्रह नहीं है। जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण क्षण कहानी का कथ्य बन सकता है। ऐसे ही हम चरित्रों के बारे में भी देखते हैं कि चरित्रों की भीतरी और बाहरी दुनिया की टकराहट तथा उसमें गहरे उतरते जाना आज की कहानी की विशेषता रही हुई है। तो हम इस युग के कहानीकारों में देखते हैं कि जैसे एक दो कहानी का जिक्र करती हूँ। कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं एक महानगर में भटके हुए आदमी की वेदना को बताती हैं कि किस तरह से चंदर जो है वो महानगर में अपना अस्तित्व खो गया, उसको तलाश कर रहा है। मन्नू भंडारी की यही सच में जो नायिका है वो एक ही समय में दो युवकों से प्रेम करती है और उसको समझ में नहीं आता कि किसका प्रेम वास्तव में उसको उसको अधिक गहराई से स्पर्श करता है। और अंत तक वो इन्हीं बातों में उलझी रहती है, द्वंद्व में उलझी रहती है। वह शोध कर रही है, अकेले कमरा लेकर रहती है। तो ये परिवर्तन हम देख रहे हैं और उसको कहानीकारों ने किस तरह से उभारा है। उषा प्रेमवदा की वापसी पीढ़ी के टकराहट की कहानी है, जिसमें पिता जो सेवानिवृत्त होने के बाद सोचते हैं कि अपने घर जाकर पत्नी और बच्चों के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे, पर लंबे समय तक घर से बाहर रहने के बाद परिवार में उनकी वापसी को कोई स्वीकार नहीं करता है और उनके जो पिता की जो अनुभूति है या उसकी जो भावनाएं हैं उनको उनकी पत्नी तक ही नहीं समझ पाती है। तो इस तरह से बदलते परिवेश में रिश्तों में जो बदलाव आया है, सोच में जो बदलाव आया है, उसको उषा प्रेमवदा की वापसी बखूबी बताती है। निर्मल वर्मा की परिंदे में जो नायिका है लतिका, वह छात्रावास में वार्डन की भूमिका में रह रही है और वह जिससे प्रेम करती थी नेगी, उसका देहांत हो गया है। किस तरह से वो वापस नहीं लौटती है, छुट्टियां भी वहीं व्यतीत करती है। तो एक अकेलेपन के जीवन को बताती है कहानी परिंदे। बहुत ही मार्मिक अनुभूति से हमको अभिभूत करती है। फणीश्वरनाथ नाथ रेणु की जो तीसरी कसम है, उसमें हीरामन और हीराबाई के प्रेम को बताया गया है, पर सामाजिक वर्जनाएं उनको मिलने नहीं देती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कहानी है या इस युग के कहानीकारों की सूची वैसे तो बहुत लंबी है तथा कहानी का साहित्य की क्षितिज पर नए नए हस्ताक्षर उभर रहे हैं। फिर भी धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, अमरकांत, कुलभूषण, निर्मल वर्मा, रमेश बख्शी और हम मणि मधुकर आदि के नाम इस चतुर्थ विकास क्रम में ले सकते हैं, जिन्होंने कहानी को सशक्त और मजबूत बनाया और आज भी किसी न किसी रूप में अपना योगदान देके कहानी की जो कला है उसको आगे बढ़ने में मदद पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह बच्चों, हमने कहानी के विकास के चारों क्रम का अध्ययन किया और आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।